साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी कोलंबिया में हैं और विदेश यात्रा में जाते हैं तो वो क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बार इनकी हीरोपंती बहुत भारी पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार जिस तरीके से बयानबाजी की है, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की चेतावनियों को भी ठेंगा दिखा दिया है। उनको पता नहीं है, या शायद वो भूल गए, या उनको लगता होगा कि बाकी लोग भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कितनी बड़ी चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी दोस्तों डरते नहीं हैं। ये बड़ी बात आपको कह रहा हूं मैं। ये तब की बात है जब 11 साल से विपक्ष में हैं और सत्ता में आने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है कुछ भी बोलने में। एक सवाल है कि आखिर राहुल गांधी डरते क्यों नहीं है। आज इसका भी जवाब आपको दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ उन्होंने जो बयान दिया है ना, लोगों को लग रहा है कि वो सिर्फ भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके बयान से आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये जो सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, ये सब जो लोग हैं जो बड़ा उछलते हैं, इनके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आखिर कैसे, आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा, बताइएगा जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसका क्या निदान होना चाहिए। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हुए तो कांग्रेसी क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है दोस्तों कि उन पर इस पर मैंने एक गीत तैयार किया है आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर। ये गीत आप ज़रूर सुनिए दोस्तों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यह आपसे मैं निवेदन करता हूं, कमेंट में भी लगा दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको थोड़ी पुरानी चीज दिखाता हूं। आप भूल तो नहीं गए? इज दिस हाउ यू ट्रीट फ्रीडम फाइटर्स? ये सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था। ये अप्रैल की खबर दिखा रहा हूं इसी साल की, कि यही आपका तरीका है कि आप किसी फ्रीडम फाइटर के साथ किस प्रकार से बातचीत करते हैं। यही आपका तरीका है, यही आप जानते हैं, यही आपने सीखा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला राहुल को इतिहास भूगोल नहीं मालूम। अब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। इनके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके। आज इतने बुरे दिन थे कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको भूगोल इतिहास कुछ नहीं मालूम। फटकार लगाई सावरकर के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी राहुल गांधी को कि सावरकर के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप ना बोलें आप। ये कहा था, लेकिन ढाक के 3 पात। वही स्थिति। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ नहीं बदल सकते। ये मानसिकता बता रहा हूं आपको। और आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी इस समय दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पे है। ये थाईलैंड जाते हैं तो कांग्रेसी ढूंढते हैं क्या बोले, विद्यार्थियों से मिलने गए, राजनेताओं से। ये वियतनाम जाते हैं, वही कहानी। कोलंबिया भी गए तो वही कहानी कि विद्यार्थियों से बात करने गए, नेताओं से। अरे भाई, कोलंबिया जानते भी हो, कोलंबिया देश के बारे में। जिसको भारत का भूगोल और इतिहास नहीं पता, वो कोलंबिया के बारे में क्या जानेगा। आप जान लीजिए दोस्तों, कोलंबिया को दुनिया का ड्रग कैपिटल कहा जाता है, जहां के विद्यार्थियों और राजनेताओं से मिलने गए हैं। कहानी यहां एक और है, आप जानते हैं कि नहीं? मैं एक बार दिखा चुका हूं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कोलंबिया में राहुल गांधी की एक और कहानी है। आप जानते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। उस पर अलग से कहानी फिर बना दूंगा। कोलंबिया दोस्तों, वहां आज भी जितने नशाखोर हैं, ड्रग रैकेटियर हैं, गैंग हैं, इनका सिक्का चलता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन बनाने वाले जो
कच्चा माल होता है ना, उसकी पैदावार होती है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ये ड्रग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, वहीं पहुंचे। अब आप देखिए वहां जाकर क्या किया इन्होंने। कोलंबिया में जाकर के सावरकर को गाली दे रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये कितना बड़ा मानसिक विकार है। ये मतलब क्या है, सोच से परे है कि भैया सावरकर को गाली देने के लिए ये कोलंबिया गए हैं। कोई कांग्रेसी जरा ये तर्क दे दे कि ये कोलंबिया में जाके क्या करेंगे। मैंने कुछ इच्छा है क्या आपकी कि कोलंबिया के लोग भारत आकर के कुछ करें? अभी तो बाबा जी की पुलिस ढूंढ रही है कि बरेली में कहां कहां से तौकीर रजा लोगों को लेकर आए थे। पता चला बंगाल और बिहार और पता नहीं कहां कहां से लेकर आए। तो कोलंबिया से लाएंगे क्या? और सावरकर के बारे में कितनी गलत बात है दोस्तों। आप सुनिए, ये कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा है कि 5-6 लोगों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीट दिया और इनको अच्छा लगने लगा। आप सुनिए, आप एक बार की देख लीजिए ये कैसे सावरकर को गाली दे रहे हैं। अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। देख रहे हैं ना, सावरकर को गाली दे रहे हैं। दुनिया में कहीं कोई नहीं मिलेगा जिसको 2-2 बार काले पानी की सजा हुई है। और एक कांग्रेसी नहीं, इसके मैंने राहुल गांधी के पूरे खानदान तो छोड़ दीजिए, पूरे कांग्रेस में एक आदमी बता दीजिए जिसको 2 काले पानी की सजा मिली हो, या एक भी बता दीजिए। कांग्रेस सिर्फ खाने वाली पार्टी थी जिसकी स्थापना ही किसी अंग्रेज ने की थी। उस सावरकर को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को गाली दे रहे हैं। 100 साल पूरे हुए। एक छोटा बयान इनका भी सुनाता हूं, ये भी सुनिए। अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। देखा आपने दोस्तों, मैं तो सच कहूं दोस्तों, मैं आपको अभी सुप्रीम कोर्ट की चीज दिखाऊं, इसीलिए आरएसएस पर एक गीत तैयार किया है मैंने, और मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं। और आपको एक बात और बताता हूं, अच्छी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, कई वर्षों से मैं रिसर्च कर रहा था, और अब एक बहुत ही शानदार पुस्तक आने वाली है। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मैं चूँकि आपको बातचीत हो रही है तो आप मुझे बधाई भी दे सकते हैं इसके लिए। और ये बहुत अच्छे पब्लिकेशन से, देश के नंबर 1 पब्लिकेशन हाउस से आ रही है, और बड़ी शानदार कहानियाँ हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप आइए सावरकर पर ही दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अप्रैल इसी साल की बात बता रहा हूँ, केस सावरकर का था। जो एक वकील है नृपेंद्र पांडे, वो याचिका लेकर पहुंचे, और न्यायमूर्ति कौन थे? दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनमोहन। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई सावरकर के मुद्दे पर। बोला गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। दरअसल राहुल गांधी जब भी जाते हैं, अभी जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो बॉम्बे, महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर कहने लगे कि ये अंग्रेजों का नौकर है। एक वकील है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने कहा कि भैया पहली नजर में तो तुमको समन जारी करना पड़ेगा, अदालत आओ। यह हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी कहा 4 अप्रैल को कि लोअर कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ेगा, आप कोई बड़े आदमी हैं क्या? फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो शर्मसार करने वाला है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ साफ साफ कहा कि आप बहुत अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अगर आइंदा की गई तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बोले महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह का एक भी बयान ना दे, वरना सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार सावरकर हैं और अगली बार आप कहेंगे कि महात्मा गांधी के नौकर हैं। आपको मैं दिखाता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किसी अच्छे वकील याचिकाकर्ता तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप देखिए, जस्टिस दत्ता ने गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। क्या कहा? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था? राहुल गांधी, लेकिन जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, डांटा, सब कुछ किया, बोला अब जाने की जरूरत नहीं है, रोक लगा दी। यहीं से उनके अंदर ये डर खत्म हो जाता। उनको पता है कि मामला कुछ भी हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा खानदानी राज है, हम गांधी परिवार के लोग हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो हमारे लिए ही बनी है, बाकी कोई बैठ जाए तो हम कुछ भी कर देंगे। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर आपने अगली बार कुछ कहा तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप में से जो भी हो वकील या दिल्ली में या जिनको भी जानते हैं, उनको भेजिएगा ये कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनको याद दिलाने की जरूरत है। अब देखिए, ये बोला उन्होंने, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन है। हिम्मत नहीं है उद्धव ठाकरे की कि बोल सके, बस मुंह जुबानी एक बात बोल दिया, ये ठीक नहीं कर रहे। अरे छोड़ो गठबंधन, महाराष्ट्र के सबसे बड़े सपूत की ये इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, तो ये राहुल गांधी इस बार बचेंगे नहीं। अगर ढंग से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचाया गया तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना ही होगा, ये खुद कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोलंबिया पहुंचने के बाद, जैसा अक्सर करते हैं दोस्तों, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर खुलेआम हमला कर रहे हैं। उस कोलंबिया में जो ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, आप सुनिए कैसे भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। सुन लीजिए। The biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. ये अंग्रेजी में है, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। एकमात्र जो सबसे बड़ा खतरा है वो लोकतंत्र पर हमला है, जो भारत में हो रहा है। क्योंकि भारत में कई धर्म, कई परंपराएं, कई भाषाएं संवाद का केंद्र है, लोकतंत्र व्यवस्था पे हमला हो रहा है। अरे भाई, कब से बोल रहे हो? 2014 से बोल रहा है। ये भोंपू जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, ये 2014 से बोल रहे हैं हर बार। क्या लोकतंत्र पर खतरा है भैया? आप नहीं जीत पाएंगे तो लोकतंत्र पे खतरा हो गया। मतलब मोदी जी को लोगों वोट दे दें, आपको लग रहा है कि ये तो मेरी ही कुर्सी है, तो लोकतंत्र पर खतरा है। यहीं नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि साफ साफ वो लोगों को भड़का रहे हैं। एक और बयान सुनाता हूं, लेकिन कोलंबिया में जाके क्यों कर रहे हैं? कुछ और तो नहीं कि मकसद कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं? जरा सुनिए। Big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. और राहुल गांधी सिर्फ भारत का अपमान नहीं करते दोस्तों, वो झूठ भी बोलते हैं। आप सोचिए किस तरीके से वो झूठ बोलते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। वो कहते हैं कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि चीन तो हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, हम उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं। चीन ने ऐसा नहीं कहा, नहीं, एस जयशंकर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपको बयान सुनाता हूं टू विंडो में, आप सुनिए।
एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम कैसे लड़ सकते हैं, ये एस जयशंकर बोल रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर का बयान सुनिएगा, वो साफ साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया लुक दे आर बिगर इकोनॉमी की बात हो रही है। आई मीन व्हाट एम आई गोइंग टू डू एज ए स्मॉलर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अगर छोटी है तो हम क्या उससे जाके लड़ाई करें। आप दोनों बयान टू विंडो में सुनिए दोस्तों। Noticed a statement of the foreign minister. He said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. मैं दोनों हिंदी में पढ़ देता हूं दोस्तों। अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, अगर चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हम कैसे लड़ सकते हैं। मतलब आप कायर हैं। और विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमें यह समझना होगा कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है हमें क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपनी बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई लड़ लें, ये कह रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद राहुल गांधी चीन की तारीफ में जुट जाते हैं। एकमात्र एजेंडा, पूरी दुनिया में चीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बन गए हैं। अभी तो मैं इनके सोशल मीडिया हेड की भी कहानी दिखाता हूं, सुन लीजिए कैसे चीन की तारीफ करते हैं। As a terrestrial vision of the world is about who is going to manage this energy transition, who's going to control battery technology, who's going to manage this transition from the internal combustion engine to the electric motor. And so far, the Chinese are winning that battle. They're winning the battle because they control battery technology, they control the electric motor. देख रहे हैं ना, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, उनके दिग्गज नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे आप क्या करते हैं भाई, भारत को गाली, चीन की तारीफ, ऐसा क्यों। मैं जरा एक बयान रविशंकर प्रसाद का सुनाना चाहता हूं आपको, सुन लीजिए। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशर्म भरी बातें करते हैं और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अब मैं आपको राहुल गांधी के दो जो सबसे बड़े रथी हैं, जैसे पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इनका बयान सुनाऊं, उससे पहले एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। ये बड़ा ज़बरदस्त बयान है, ये समझ ही में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आया, सच बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं आया समझ में। ये कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल, उसकी वेट 100 किलो होती है, उसमें एक ही आदमी बैठता है, और एक कार 3000 किलो की होती है तो उसमें भी एक ही बैठता है। तो क्यों ना मोटरसाइकिल का वेट 150 किलो कर दें, उसमें 2 आदमी बिठा दें। अब पता नहीं क्या तर्क है, नहीं है, मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूं दोस्तों, आप खुद समझिएगा। अंग्रेजी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मैं निवेदन करता हूं, फिर एक बयान ही केवल सुनाऊंगा आपको कि आप इसका अर्थ हमको बताइएगा, मैं तो नहीं समझ पाया। कोई बोल रहे हैं कॉमेडी है, कोई बोल रहे हैं पप्पूगिरी है, आप बताइएगा। मैं आज पहली बार आपसे पूछ रहा हूं, सुन लीजिए। Cycle weigh 100 kilos and a car weigh 3000. Car carries, to carry one passenger, you need 3000 kilos of metal in a car. If one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3000? This question is at the center of the transition to electric. So what do you think the answer is? Engineering students, what is it about the car that requires 3000 kilos of metal? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact, right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident. Motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor
allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization. ये बयान मैंने 2-3 बार सुना दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। और आखिर में राहुल गांधी का एक बयान सुनाता हूँ। ये जनाब कहते हैं कि मेरा सोशल मीडिया में बहुत बड़ा प्रेजेंस है, लेकिन अब मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि ऑल फ्लप, सब बेकार है। पहले बयान सुनाता हूँ, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर कहाँ पड़ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। I have a big social media presence. I would not rely on that thing. That thing is a lot of fluff. Be careful. अब आप समझिए दोस्तों, इनके दो बड़े नेता, एक सुप्रिया श्रीनेत चेयरपर्सन है सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, दूसरे पवन खेड़ा चेयरमैन है मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की। आप जानते हैं ना, ये दोनों इनको पता नहीं क्या आंकड़े दिखाते हैं, इनको लगता है कि मैं तो बाहुबली हूं। झूठ सच कुछ भी, कहीं का कोई आंकड़ा उठा लिया, कुछ उठा लिया, बताने लगे। राहुल गांधी को लगता है कि हम तो जीत गए, फिर नई गुगली देते हैं, आप नहीं जीते क्योंकि मशीन खराब है। फिर बोला यार मशीन भी ठीक है, तो क्या बोला वी पैट नहीं है। अब महाराष्ट्र में हार गए क्योंकि ये सोशल मीडिया वाले तो दिखा देते हैं आप तो एकदम बाहुबली है। हरियाणा पहुंचे, बोले लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। फिर महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां भी गुगली दे दिया उनको, पता चला बोल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में बढ़ गया। अब बिहार में आए, इनको समझ में आ गया कि हम जीतने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर ले। अब ये कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सब बेकार है, इन्हीं पे गाज गिरने वाली है, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा। मैं तो इसको शुभ समाचार कांग्रेस के लिए मानता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर ये जमीन पर जितना काम कोलंबिया और थाईलैंड और वियतनाम में जाके करते हैं, वो काम जमीन पर उतरकर भारत में करें, लोगों से मिले, सोशल मीडिया को छोड़ दें। भाई जब सारे चैनल कांग्रेसी हो गए थे, तब नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। अगर आपको लग रहा है, आप पहले सोशल मीडिया छोड़िए और जमीन पे उतरिए, तभी कुछ होगा। राहुल गांधी लगता है आपको कुछ सबक सीखेंगे, हमको तो नहीं लगता। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगला गीत दोस्तों करवा चौथ पर है, बड़ी मेहनत से तैयार किया है, और तब तक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस गीत को सुनिए, जुड़िए, गुनगुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।